गर्मी तेज होने के बावजूद उसे परवाह ना करते हुए सास बहू तरबूज के खेत में जाती है, तरबूजों को काटती है और उसे एक एक करके ट्रैक्टर में रखती है। खेत के बीचों बीच सुदर्शन छतरी लेकर खड़ा था। सास बहू को देखकर कहने लगा, जल्दी जल्दी करो, तुम लोग काम पे आए हो, कोई फैशन शो में नहीं। जल्दी जल्दी तरबूजों को काटो और एक एक करके उसे ट्रैक्टर पे चढ़ाओ। चलो चलो जल्दी करो। वो इस तरह से चिल्ला रहा था, पर वो तेज गर्मी सास बहू से सहन नहीं हो रही थी। अब चूंकि सास बहू की बिल्कुल ताकत नहीं थी, इसीलिए जितने तरबूज उन्होंने काटे थे सब एक एक करके ट्रैक्टर पे चढ़ा दिया। फिर खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे आके एक पत्थर के ऊपर बैठ गई। बाप रे माँ जी, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत नहीं मानो, बहुत ज्यादा खराब है, बाढ़ से भी बदतर। जब वो दोनों बातचीत कर ही रही थी तभी वहाँ सुदर्शन आ जाता है। उन्हें गुस्से से देखने लगता है। सास बहू बहुत ज्यादा डर जाती है। मैं तुम लोगों को पैसे दे रहा हूँ पेड़ के नीचे बैठकर आराम से बातचीत करने नहीं। सुदर्शन बाबू, आप देख रहे हैं ना कितनी ज्यादा तपती गर्मी है। ऐसी बातें बिल्कुल मत करो, मुझसे देखा नहीं जाता और सुना भी नहीं जाता। मजदूरी के लिए पैसे दे रहा हूँ। कितने भी पैसे दे दीजिए, इंसानियत भी कुछ होती है। वो सब नहीं है, तुम लोगों को काम करके पैसे लेने हैं कि नहीं। चलो चलो काम पे चलो। उनके ऐसे कहने पर अब इनके पास कोई चारा नहीं था। इन्होंने सोचा कि इस काम के लिए ये फिर कभी नहीं आएंगे। इस तरह सुदर्शन को कोसते हुए वो फिर से खेत में चली गई काम करने के लिए। शारदा जाके तरबूज काटने लगी और अनामिका उन्हें एक एक करके उठा के ट्रैक्टर में रखने लगी। इस तरह अंधेरा उतर आया, काम भी खत्म हो गया। सास बहू सुदर्शन के पास आती है और उनसे पैसे मांगने लगती है। तुम लोगों को पैसे चाहिए ना? ऐसा कहकर वो पैसे गिनता है और फिर शारदा के पैसे शारदा को और अनामिका के पैसे अनामिका को दे देता है। बाबू घर पे बच्चे हैं, अगर 2 तरबूज देंगे तो हम आपका नाम करेंगे और बच्चे को खिलाएंगे। बाहर 10 रुपए में तरबूज बिक रहे हैं, तुम लोग जान पहचान के हो, ऊपर से हमारे लिए काम करते हो। तुम लोग इस तरबूज को 9 रुपए में ले जाओ, सिर्फ एक क्यों, पूरा ट्रैक्टर ही ले जाओ। उसकी बातें सुन के सास बहू दोनों का चेहरा उतर जाता है। फिर बिना कुछ कहे दोनों घर की तरफ निकल जाती है। घर पे हरीश और भाव्या बिछावन पर बैठ के टीवी पे कार्टून देख रहे होते हैं। शारदा और अनामिका घर लौट आती है। शारदा जाके बच्चों को पकौड़ी देती है, जो कि वो उनके लिए बाहर से खरीद के ले आई थी। बच्चे भी खुशी खुशी पकौड़ी खाते खाते टीवी देखने लगते हैं और अनामिका जाके स्टोव पे खाना पकाने लगती है। अगले दिन प्रसाद और रमेश अपने लंच बॉक्स लेकर अपने अपने काम पे चले जाते हैं। अनामिका और शारदा अपना खाना पैक करके काम के लिए जाने लगती है तो बच्चे आके रोकते हैं। दादी दादी, आप तरबूज कब लेकर आएगी? हमें तरबूज खाने का मन कर रहा है। हाँ दादी, तरबूज ले आओ ना, मुझे खाने का मन हो रहा है। ठीक है बच्चे, अभी तो काम के लिए जा रहे हैं, शाम को जब पैसे मिलेंगे घर लौटते वक्त हम तरबूज ले आएंगे। उनकी बातें सुन के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। शारदा अनामिका दोनों काम के लिए निकल जाती है। इसी तरह वक्त गुजरता है। वहाँ पे बहुत लोग आए, बहुतों को बुला कर ले गए, पर सास बहू को मजदूरी के लिए किसी ने नहीं बुलाया। इसीलिए दुखी होकर मुंह लटका के सास बहू घर वापस आने लगी। माँ जी, बच्चों से हम क्या कहेंगे? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पोते और पोती ने आज मुंह खोल के पूछ लिया कि दादी आज घर लौट के आते वक्त तरबूज जरूर लेकर आना। भव्या ने भी आज बार बार कहा है माँ जी। सोचा था काम पे जाएंगे, जो पैसे मिलेंगे उससे घर लौटते वक्त उनके लिए हम तरबूज खरीद के ले आएंगे, और इसलिए वादा भी कर दिया मैंने उन्हें। अब यहाँ पे आकर देख रहे हैं कि कोई काम नहीं है, दुखी होकर घर लौट रहे हैं। अब घर लौटने के बाद बच्चे हमें देखकर सवाल करेंगे। इस तरह बातचीत करते हुए सास बहू दोनों लौट ही रही थी, तभी मजदूर को ढूंढते हुए सुदर्शन वहाँ आ जाता है। आज भी तुम लोगों को मजदूरी का काम नहीं मिला? नहीं बाबू, इसीलिए घर लौट जा रहे हैं। घर में जो है वही खाएंगे और पेड़ की छांव में बैठेंगे, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे पास काम है, मजदूर ढूंढने जा रहा हूँ। जाइए मालिक, आज हम आपके यहाँ पे काम पे नहीं जाएंगे। भले ही हम घर पे बिना काम का बैठे, पर आपके यहाँ काम नहीं कर सकते। ऐसा मत कहो, 5 रुपए आज मैं ज्यादा दूंगा। 5 रुपए ज्यादा नहीं बाबू, 10 रुपए ज्यादा देंगे तब हम काम पे आएंगे। ठीक है, चलो। और हाँ, एक और बात, हम वहाँ पे रात तक नहीं रुक सकते हैं, शाम होते ही निकल जाएंगे वहाँ से। ठीक है चलो।
अंधेरा होने तक हम नहीं रहेंगे, शाम होते ही निकल आएंगे। ठीक है ठीक है। इस तरह सास बहू शर्तें रखती है। सुदर्शन मान भी जाता है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि सुदर्शन उनकी शर्तों को क्यों मान रहा है। सास बहू फिर खेत में आ जाती है। खेत के अंदर दोनों चली जाती है। माँ जी, आपने कहा था कि हम अपने हाथों का शक्ति दिखाएंगे, कैसे? जब ट्रैक्टर तरबूजों से पूरी तरह से भर जाएगा, फिर हम 2-3 बैग तरबूज भरकर उसे ले जाएंगे। वाह माँ जी, तो हम करेंगे तरबूज लूट। अनामिका बहुत खुश हो जाती है। शारदा तरबूज काटने में लग जाती है। अनामिका तरबूजों को ले जाकर ट्रैक्टर में डालने लगती है। देखते ही देखते सास बहू ट्रैक्टर भर देती है। तुम लोग तरबूज काटते रहो, मैं बाकी जाके गोदाम में रखाता हूँ। ठीक है बाबू, जल्दी आइएगा, ऊपर से अंधेरा भी हो रहा है। ठीक है ठीक है। जैसे ही सुदर्शन ट्रैक्टर लेकर गया, शारदा जल्दी जल्दी तरबूज काटने लगी और अनामिका जल्दी जल्दी थैले में भरने लगी। इस तरह सास बहू 2 थैले तरबूज इकट्ठा कर ली। फिर सास बहू देर किए बिना थैला उठाकर 10 किलोमीटर की दौड़ लगा दी वहाँ से। थोड़ी देर बाद जब सुदर्शन गोदाम में ट्रैक्टर खाली करके खेत में लौट आया, तो देखा खेत में सास बहू है नहीं। लगता है गर्मी सहन ना कर पाने की वजह से दोनों घर भाग गई। चलो अच्छा है, पैसे भी नहीं लेकर गई। ऐसा सोचकर वो खुश हो रहा था। चोरी किए हुए तरबूजों को सास बहू ले जाकर अपने घर के सामने रख देती है। दिन निकलने लगे। सास बहू उन तरबूजों को ठेले में रखकर बेचने लगी और उन्हीं पैसों से खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। बहुरानी अनामिका अमीर परिवार से थी। एक दिन वो जब अपनी स्कूटी से शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, अपनी सहेली शीतल के साथ, जब वो दोनों घर लौटी रही थी, अचानक से उनकी स्कूटी रुक जाती है। अनामिका को अब बड़ा गुस्सा आया। वो स्कूटी से उतरी और स्कूटी को एक लात मारी। अरे अनामिका, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो और इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं ऐसी हूँ, जो कुछ भी लगता है कि ये मेरी है, उसे मेरी बात सुनना चाहिए, मेरे नियंत्रण में रहना चाहिए। ये तेवर बिल्कुल अच्छे नहीं है। तुम देखने में तो अच्छी लगती हो, पर अंदर घमंड से भरा हुआ है। मुझे तुम्हारे इस तेवर को देखकर कभी कभी तो बहुत डर लगता है, पता है? मुझसे क्यों डरती हो शीतल? मैं तो अमीर हूँ, मुझ तक कोई परेशानी नहीं आ सकती। हाँ, जहाँ तक घमंड की बात है, मैं कम कर सकती हूँ, अच्छी बन सकती हूँ। इसी बात का डर है कि तुम्हारे इस अहंकार के लिए किसी समस्या में ना तुम फंस जाओ। मेरे पति कहते कि मेरी खूबसूरती से ज्यादा खूबसूरत मेरे तेवर है। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पति तुमसे डर के कहते हैं। अगर तुम मुंह बंद रखोगी तभी तो मैं मैकेनिक को फोन करके यहाँ पे बुलाऊंगी। जल्दी करो अनामिका, मुझे हॉस्टल लौट के भी जाना है। फिर अनामिका अपने हैंडबैग से मोबाइल फोन लगा के मैकेनिक को फोन लगाती है और फोन को स्पीकर में रखती है। उधर से मैकेनिक मधु फोन पे बात करता है। कहिए मैडम। कृष्णा शॉपिंग मॉल से मेरे घर की तरफ जाने के रास्ते पे मेरी स्कूटी बीच सड़क पे रुक गई है। आप जल्दी से आ जाइए। आपको जितने पैसे लगेंगे मैं दे दूंगी। हाँ, अभी आता हूँ मैडम। उसके बाद अनामिका अपना फोन रख देती है। देखा शीतल, जैसे कहा जितने पैसे लगेंगे दे दूंगी, वो तुरंत आने को तैयार हो गया। चलो अब हम जाके पास के ही पार्क में बैठते हैं। ऐसा कहकर वो स्कूटी वहीं पे छोड़ के पार्क के तरफ जाती है। जब वो पार्क के तरफ जा ही रही थी तो 2 महर्षि जिनके हाथ नहीं थे वहाँ से गुजरते हैं। उन्हें देखकर अनामिका बहुत गुस्सा करने लगती है। चाहे जितना भी गुस्सा करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा पानी है, मुझे पीने के लिए दे दो। उनकी बातें सुन के अनामिका बहुत रुखड़ेपन से कहती है, एक तो तुम लोगों के हाथ नहीं है, ऊपर से देखने में भी इतने खराब हो, और मैं इतनी सुंदर लड़की होके तुम्हें पानी पिलाऊंगी? नेवर। हटो यहाँ से, साइड हटो। ऐसा मत कहो, गर्मी का मौसम है, मुझे बहुत प्यास लगी है, बात करने की भी हिम्मत नहीं है, मैं बेहोश हो जाऊंगा। थोड़ा पानी दे दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। बिना हाथ के महर्षि इस तरह से विनती करने लगे। उन्हें देखकर शीतल को बड़ा दया आने लगा। फिर तुरंत अनामिका के हैंडबैग से पानी का बोतल निकाल के वो उन्हें पानी पिलाने लगती है। देखकर अनामिका गुस्से से पानी का बोतल शीतल के हाथ से छीन के कहती है, शीतल ये तुम क्या कर रही हो? अनामिका तकलीफ में है, उसके हाथ भी नहीं है, वो प्यासा है, उसे पानी दे दो ना। तुम्हारे पास तो पानी का बोतल है, उसे देने में क्या हर्ज है? छीछी,
इतने खूबसूरत हाथों से मैं इन्हें पानी पिलाऊंगी? तुम्हें कोई अकल नहीं है क्या? मैं घर पे कुछ नहीं करती हूँ, मैं नौकर चाकर को छूती नहीं हूँ, और तुम चाहती हो कि मैं इस महर्षि को छूऊं, पानी पिलाऊं, वो भी मैं अपने हाथों से? नहीं नहीं, जाइए तो, मेरे पास कोई पानी नहीं है। माँ, मैं नीचे लेट के मुंह खोलता हूँ, आप ऊपर से पानी डाल दीजिए, इससे मेरी प्यास कम से कम बुझेगी। ऐसा कहकर महर्षि जमीन पे लेट जाते हैं। अनामिका का दुष्ट बुद्धि काम करने लगता है। वो गहराई में सोचने का भान करती है और सारा पानी नीचे गिरा देती है। इधर प्यासे महर्षि पानी के लिए बेचैन थे, लेकिन महर्षि को एक बूंद भी पानी नहीं मिलता, जिस वजह से महर्षि बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो जमीन से ऊपर उठ के अनामिका को देखने लगते हैं। चूंकि मेरे हाथ नहीं है, मैंने तुमसे पानी डालने को कहा और तुमने मेरा इस तरह मजाक उड़ाया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अब से तुम्हारे हाथ मायावी हो जाएंगे। बिना रुके हर पल वो काम करते रहेंगे। तुम चाहे कितना भी रोक लो, पर वो तुम्हारे नहीं सुनेंगे। चाहे तुम कितना भी थक क्यों ना जाओ, वो बस काम करते ही रहेंगे। इस तरह से श्राप देते हैं और अनामिका के हाथ मायावी हाथ हो जाते हैं। ये देखकर अनामिका और शीतल दोनों ही बहुत आश्चर्य हो जाती है। शीतल हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और विनती करने लगती है। अरे महर्षि जी, मेरी दोस्त थोड़ी सी घमंडी है, उसने आपका अपमान किया, उसे माफ कर दीजिए। बताइए ये श्राप कैसे खत्म होगा? इस तरह विनती करने पे महर्षि को उस पे दया आती है। जब जब ये गलत काम करेगी या लोगों को अपमान करेगी, ये मायावी हाथ वापस आ जाएंगे, और अगर अच्छे दिल से किसी का भला करे तो ये मायावी हाथ अदृश्य हो जाएंगे। ऐसा कहकर महर्षि वहाँ से चले जाते हैं। जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे, अनामिका के मायावी हाथ को देखकर वो बड़े ही आश्चर्य हो रहे थे। तब तक मैकेनिक मधु गाड़ी ठीक कर देता है। शीतल स्कूटी चला रही होती है। अनामिका पीछे बैठती है और उसके मायावी हाथ सारे शॉपिंग बैग्स पकड़ लेते हैं। फिर अनामिका घर लौट आती है। घर आके शारदा, प्रसाद, रमेश सभी लोग उसके मायावी हाथ देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। अनामिका उन्हें पूरी कहानी बताती है। पूरी कहानी सुनने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर में वो क्या कहेंगे। सभी लोग चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका किचन में जाके खाना पकाने लगती है। वहाँ एक हाथ सब्जी बनाने लगता है, एक हाथ मिर्च पाउडर में, एक हाथ नमक में, एक हाथ से गार्लिक जिंजर पेस्ट बन जाता है और एक हाथ फटाफट टमाटर काट देता है। इस तरह अनामिका बहुत जल्दी जल्दी खाना पका लेती है। तब अनामिका को समझ में आता है कि रसोइया को खाना पकाने में कितनी तकलीफ होती होगी। फिर वो रसोइया के पास आकर उनका हाथ पकड़ के वो कहने लगती है, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, मुझे माफ कर दीजिएगा। जब वो इस तरह से कहती है, अनामिका का एक मायावी हाथ अदृश्य हो जाता है। ये देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। फिर एक दिन वो अपने मायावी हाथों से पुलाव बनाकर गरीब और जरूरतमंदों को ले जाकर खिलाती है। इस बात से सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वो मुस्कुरा के उसे आशीर्वाद देते हैं ताकि सुखी जीवन काटे। इस बात से अनामिका भी बहुत खुश होती है। उसी के साथ अनामिका का दूसरा एक मायावी हाथ वो भी अदृश्य हो जाता है। फिर एक दिन वो अपने बचे हुए हाथों के साथ उस ऋषि को याद करती है जो प्यास से पीड़ित थे। उन्हें याद करते करते वो कहती है, गर्मी का मौसम है, कई लोग प्यासे होंगे, मैं उन लोगों को पानी देकर उनका प्यास बुझाऊंगी। फिर जहाँ पे 4 लोग घूम रहे होते हैं, वहाँ पे छांव और पानी का उनके लिए बंदोबस्त करती है। फिर वो अपने मायावी हाथों से लोगों को पानी पिलाने लगती है। सभी लोग पानी पीते हैं। वहाँ पे एक इंसान था जिसका हाथ नहीं था। अनामिका उसे देखती है। वो व्यक्ति अनामिका के पास आता है। अनामिका बिना झिझकते हुए उस इंसान को अपने हाथों से पानी पिलाती है। इसी के साथ वो आदमी महर्षि का वेश धारण करते हैं। इसी के साथ अनामिका के मायावी हाथ भी अदृश्य हो जाते हैं। महर्षि को देखते ही वो तहे दिल से दोनों हाथ जोड़ के महर्षि को प्रणाम करती है। फिर महर्षि मुस्कुरा के वहाँ से चले जाते हैं। तब से अनामिका जितना हो सके वो गरीब दुखियारी की मदद करने लगती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।